नमस्कार मित्रों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव रूबरू हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी ने रीट का सिलेबस के बारे में जो डाउट चल रहा था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सिलेबस के विषय में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि 2011 की जो गाइडलाइन है एनसीईआरटी के अनुसार जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। केवल सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, जो वेटेज है 70 और 30 का, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, बाकी की सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तारीख को परीक्षा पहले से निश्चित कर रखी है उसी तारीख को परीक्षा होने की पूरी अभी संभावना है। क्योंकि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इस महामारी जैसे ही इससे हम राहत पाएंगे उसके बावजूद आपसे ऑनलाइन आवेदन कर लिए जाएंगे। और उसके बाद ऐसा भी कहा कि 3 महीने का समय आपको तैयारी के लिए मिलेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर पॉइंट क्लासेस ने पूरे रीट के पाठ्यक्रम को करवाने का निर्णय लिया है। रीट में जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में साइकोलॉजी तो लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर रीट लेवल 2 साइंस मैथ का पूरा पाठ्यक्रम किया जाएगा। तो उसी का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। रीट लेवल 2 साइंस मैथ जो पाठ्यक्रम है उसका, और उसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट में एक विषय होता है साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी भी एक विषय है। तो इस साइकोलॉजी विषय आपको सबको पता है 30 नंबर का आता है। 5 विषय आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, 30 नंबर का। तो सबसे पहले हम हमारे विषय साइकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दे रखा है उसी के अनुरूप अपन चलेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी के बाद में जितने भी टीचिंग मेथड हैं, हिंदी के, संस्कृत के, गणित के, विज्ञान के, सबको कराएंगे। और उसके बाद में उसमें जो व्याकरण के पार्ट है, हिंदी संस्कृत में, मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, साइंस में जो साइंस के टॉपिक, उन सभी को कम्प्लीटली कराने का निर्णय फ्यूचर पॉइंट क्लासेज ने लिया है। अब हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ज्ञात करवा दूँ कि आज हम मनोविज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, देखिए जैसा कि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में यदि कोई रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान देता है, रटने पर बल देता है, इसकी जो विभिन्न साइंटिस्ट, विभिन्न साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इसके विभिन्न टॉपिकों के बारे में जो अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं, जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इनको रटने का प्रयास करते हैं। जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की डेफिनेशंस को रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान एक मन का विषय है, एक व्यवहार का विषय है, जिसको व्यवहार में जो हमारे चारों ओर जो घटना घटित होती हैं उन्हीं पर अपन क्या करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जो हम चारों ओर प्रतिदिन आसपास देखते रहते हैं उसी को मनोविज्ञान तो हम कहते ही हैं। व्यवहार में जो हमारे क्या घटित हो रहा है, हम किस प्रकार से, हम बाल्यावस्था से वृद्धावस्था किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, तो इसमें हमको रटने की क्या आवश्यकता, हम खुद ही उसको महसूस कर रहे हैं। और जिसको हम प्रैक्टिकली हम महसूस कर रहे हैं तो उसको हम तो जनरली जानते ही, इसलिए मनोविज्ञान विषय में किसी प्रकार का कोई रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसका सिलेबस में लिखा हुआ है, मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति एवं परिचय। तो आज इसी की चर्चा करेंगे अपन। मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति व परिचय, इस टॉपिक की आज चर्चा करेंगे। पहला ही सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है साइकोलॉजी में कि मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति व परिचय, और इसमें से एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। तो आज हम निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से पूरा क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किस प्रकार से मनोविज्ञान स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से इसका परिचय हुआ। अगर अपन वास्तव में एक स्टोरी से
पूरी स्टोरी को आपको सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मनोविज्ञान विषय था, वो मनोविज्ञान के अगर हम इतिहास की बात करें तो वास्तव में इसका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत पीछे से भी इसका इतिहास है। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे एबिंगहॉस। ध्यान देना, पूरी बात को सुन लेना पहले ध्यान से। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। एक होती है बीसी, एक होती है एडी। बीसी का मतलब तो होता है ईसा पूर्व, दो प्रकार के साथ चलते हैं, और एडी का मतलब होता है ईसवी। ठीक है, एक होती है सदी। तो इन तीनों में क्या अंतर है? इनमें भ्रम आ जाते हैं स्टूडेंट, डाउट कई बार आ जाता है इनमें। तो एक तो ईसा पूर्व और एक ईसवी और एक सदी। आपको बता दूं कि ईसा पूर्व जो होती है वो उल्टी चलती है, अर्थात घटती हुई आती है। ईसा पूर्व कैसी आती है? घटती हुई आती है। और जो एडी होती है ईसवी, ये बढ़ता हुआ सज जाता है। ठीक है ना? जब भी जैसे ईसा पूर्व में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हुआ होगा तो उसका जन्म जैसे 384 में हुआ है और मृत्यु 322 में, तो उल्टा चलता है ईसा पूर्व। ईसवी आगे चलती है। सदी की जैसे बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि सदी एक आगे चलती है सन से। जैसे आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी में जबकि सन कौन सा चल रहा है? 2020। तो 2000 से और कहाँ तक? बिल्कुल 2099 तक। 2000 से 2099 तक कौन सी सदी चलेगी? 21वीं चलेगी। इसलिए सदी एक क्या चलती है? पीछे। तो ईसा पूर्व, ईसवी और सदी, इनको सबसे पहले अपन क्या है? ध्यान में रखें। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपन किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। एबिंगहॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और ये कहते हैं एबिंगहॉस कि सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए थे सुकरात। सुनिएगा ध्यान से, सुकरात पैदा हुए, और सुकरात जो पैदा हुए थे वो 5वीं सदी, और 5वीं सदी में सुकरात ने मनोविज्ञान के बारे में कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो किसका है? मनोविज्ञान के बारे में सुकरात जी ने कहा था। जो साइकोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आए मनोविज्ञान में सुकरात। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात ने क्या कहा था? मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के शिष्य हुए थे प्लेटो, और प्लेटो आए थे 4वीं सदी में। इसको 500 ईसा पूर्व कह सकते हैं, इसको 400 ईसा पूर्व कह सकते हैं। कहना ईसा पूर्व में चाहे सदी में कह रहे हैं, इसलिए 5वीं सदी, 4थी सदी। ध्यान आ रहा है? तो इसके बाद में कौन आए थे? प्लेटो आए थे, जो कि सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये किसने कहा? सुकरात ने कहा। सुकरात 5वीं सदी में इन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद सुकरात के शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो ने ये कहा कि प्लेटो ने क्या कहा वो सुनिएगा ध्यान से। प्लेटो हुए 4वीं सदी में, 4वीं सदी या 400 ईसा पूर्व, 4वीं सदी या 400 ईसा पूर्व एक ही बात है। ठीक है ना? इसको समझ रहे हैं ना आप? अब उल्टा चल रहा है ना पीछे, इस वजह से, इसलिए सदी एक आगे। अब ध्यान देना है कि प्लेटो हुए। अब प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि 3 चीज हैं, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। 3 चीजें होती हैं, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। प्लेटो ये कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन 3 चीजों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्लेटो आगे अपने विचार देते हुए कहते हैं कि प्लेटो ने एक पुस्तक और लिखी थी, उसमें उन्होंने विचार दिया था दी रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? दी रिपब्लिक। और दी रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो साहब ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करने के अलावा मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों
और विचारों को प्रकट करता है और उसी से विचारने की शक्ति रखता है और उसी से शरीर की शक्ति रहती है। ये किसने कहा? प्लेटो ने। प्लेटो ने एक बात ये कही कि ईश्वर, तो प्लेटो साहब ने एक बात तो ये कही कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन चीज़ों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, प्लेटो साहब ने अपनी पुस्तक थी दी रिपब्लिक, इसमें इन्होंने ये कहा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और उसी आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसी के बाद प्लेटो के शिष्य आए थे जिनका नाम था अरस्तु। ध्यान देना, प्लेटो के शिष्य आए जिनका नाम क्या था? अरस्तु। अच्छा, अरस्तु ने ये कहा, और अरस्तु का जन्म 384 बीसी ईसा पूर्व, बीसी का मतलब ईसा पूर्व से 322 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रहे थे। कौन? अरस्तु। और अरस्तु ने ये कहा कि जो आत्मा के अध्ययन की बात है, ये तो मैं दर्शन शास्त्र में ही कह चुका हूँ, क्योंकि ये सभी दार्शनिक थे पहले, क्योंकि चूंकि मनोविज्ञान अभी स्वतंत्र विषय नहीं है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए अरस्तु जी ने कहा कि मैंने पहले कह चुका हूँ कि जो मनोविज्ञान है उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अब इसी बात पर हो गई कि भैया प्लेटो ने भी आत्मा के अध्ययन की बात कही और अरस्तु ने भी आत्मा के अध्ययन की बात कही। चूँकि प्लेटो ने पहले आत्मा के अध्ययन की बात कह दी मनोविज्ञान के विषय में, इसलिए प्लेटो को एकमात्र ऐसे विद्वान हुए कॉलसैनिक एकमात्र ऐसे विद्वान थे, कॉलसैनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हुए, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ये कहा कि मेरे अनुसार तो प्लेटो जो है वो ही मनोविज्ञान के वास्तविक जनक है। ध्यान देना, यहाँ पर डाउट वाली बात है कि मनोविज्ञान के अब जनक कौन है, तो मनोविज्ञान कॉलसैनिक तो ये मानते हैं कि मेरे अनुसार तो प्लेटो ही मनोविज्ञान के वास्तविक जनक है, जबकि कॉलसैनिक को छोड़कर दुनिया भर के सभी साइकोलॉजिस्ट और दुनिया ये मानती है कि अरस्तु ही किसके जनक हैं? मनोविज्ञान के वास्तविक जनक हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको करना है अरस्तु, और प्रश्न आता है कि कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन है? प्लेटो। अब क्या हुआ मित्रों, ध्यान देना, तीन विज्ञान हो गए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात ने कह दिया मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान में मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यही मनोविज्ञान है और कुछ नहीं। इसके बाद में सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो चौथी सदी में या 400 ईसा पूर्व में। अब प्लेटो आए तो प्लेटो ने कहा कि एक बात तो प्लेटो ने ये कही कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीन ऐसे पहलू हैं जिनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, प्लेटो ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी दी रिपब्लिक, और इसमें इन्होंने कहा था प्लेटो ने कि मनुष्य में क्या पाई जाती है? आत्मा, और उसी आत्मा के माध्यम से अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है, और वही आत्मा की वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार की विचलित क्रियाएं होती हैं। और इसके बाद में इनके शिष्य थे अरस्तु, जिनका जन्म 384 बीसी और मृत्यु 322 बीसी, देहांत जो इनका हुआ था। और इसके बाद में अरस्तु ने ये कहा था कि ये बात तो मैं दर्शन शास्त्र में पहले ही कह चुका हूँ कि दर्शन शास्त्र से आगे चलकर जो मनोविज्ञान विषय बना है उसमें आत्मा का अध्ययन ही किया है। ये तीनों बातें हुई, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद में कॉलसैनिक ये मानते थे कि प्लेटो किसके जनक हैं? मनोविज्ञान के वास्तविक जनक हैं। और कॉलसैनिक के अलावा सभी साइकोलॉजिस्ट और दुनिया भर मानती थी कि अरस्तु ही मनोविज्ञान के वास्तविक जनक हैं। इसके बाद क्या हुआ, अब हम 322 बीसी तक पहुँच गए। अब लगभग 2000 वर्षों तक, ध्यान देना, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, है ना। अब क्या है सुनिएगा, लगभग 2000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 2000 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक जो अरस्तु ने कह दिया आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में लगभग 2000 वर्षों तक हम पढ़ते चले हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो अरस्तु ने जो मनोविज्ञान विषय में लग दिया 2000 विषयों में 2000 वर्षों तक वही हमने पढ़ा, अरस्तु जी ने जो लिखा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए और एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम था रुडोल्फ गाइटले। रुडोल्फ गाइटले हुए इसके बाद में, ठीक है। और रुडोल्फ गाइटले हुए और रुडोल्फ गाइटले ने एक
पुस्तक लिखी थी। रुडोल्फ गाइकले ने क्या करी थी, एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था साइक्लोजिया। साइक्लोजिया, इस पुस्तक लिखी थी साइक्लोजिया। और इस साइक्लोजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गाइकले ने आत्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी का। अच्छा ध्यान देना, बात बड़ी गहरी है थोड़ी सी, कि जो रुडोल्फ गाइकले आए 2000 वर्षों के बाद, और रुडोल्फ गाइकले ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गाइकले ने लिखा था कि जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गाइकले ने। अब आत्मा के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने, रुडोल्फ गाइकले ने। जबकि आत्मा का अध्ययन किसमें किया जाता है, मनोविज्ञान में। इसलिए मनोविज्ञान को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी। क्योंकि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। इसका रेस कहाँ से आया है, रुडोल्फ गाइकले से। क्योंकि हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति व परिचय। ठीक है, तो रुडोल्फ गाइकले ने आत्मा के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब आत्मा का अध्ययन चूंकि हम मनोविज्ञान में कर रहे थे अरस्तु के अनुसार, लेकिन इसलिए मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी नाम से जान रहे हैं अंग्रेजी में किसको, मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी जो शब्द है, अब इस शब्द के बारे में चर्चा होने लगी। सबसे पहली बात, साइकोलॉजी में ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, किसी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न आ सकता है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात, रुडोल्फ गाइकले ने कही कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो साइकी और एक लॉगस। साइकी का मतलब है आत्मा, ठीक है, और लॉगस का मतलब है अध्ययन। अर्थात जिस विषय में आत्मा का अध्ययन किया जाता है उस विषय को ही अपन साइकोलॉजी कहते हैं। अब और जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा आत्मा का अध्ययन तो मनोविज्ञान में किया जाता है भाई, तो मनोविज्ञान को ही अंग्रेजी में क्या कहने लग गए, साइकोलॉजी कहने लग गए। ये तो बात तो रुडोल्फ गाइकले की हो गई। इसके बाद में क्या हुआ भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद 16वीं सदी की बात है भाई। कौन सी सदी में आ गए अपन, 16वीं सदी। 16वीं सदी 1501 से कहाँ तक होती है, 1600 तक होती है 16वीं सदी। अब 16वीं सदी में आ गए। अब 16वीं सदी की बात है, 16वीं सदी में बात है 1590 ईस्वी की। ईस्वी चलने लग गई, अब आगे बढ़ने लग गया 1590 ईस्वी की। और इस 1590 ईस्वी में, 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में एक दार्शनिक आए थे यूनान के, इसलिए इनको कहा जाता है यूनानी दार्शनिक। एक दार्शनिक आए थे, कहाँ के थे, यूनान के, इसलिए वो यूनानी दार्शनिक नाम से फेमस हुए। उनका नाम था देकार्त। क्या नाम था, देकार्त। वो जो दार्शनिक थे जिनका नाम देकार्त था, उन्होंने क्या किया कि आत्मा का जो अध्ययन नामक विषय है, उस आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। और आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया था किन्होंने, यूनानी दार्शनिक देकार्त ने। कब, 1590 ईस्वी में या 16वीं सदी में। जैसे ही आत्मा के अध्ययन को इन्होंने भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो अन्य जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्टों ने देकार्त का विरोध किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कि मैं ये कर रहा हूँ कि जो आत्मा का अध्ययन है उसको भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कि भाई तुम आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से कैसे जोड़ सकते हो, जबकि भौतिक शास्त्र में तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनका कुछ भार होता है, जिनका कुछ वेग होता है, जो स्थान घेरती है। अब तुम बताइए हमें, आत्मा का क्या तो भार है, आत्मा कितने प्रकार की है, कौन सी आत्मा को तो भौतिक शास्त्र से जोड़ रहे हो। तो इसलिए इनका जो यहाँ पर तथ्य था जोड़ने का, वो कैसा हो गया, अमान्य कर दिया गया, अमान्य हो गए। ये भी सल्ट गए साहब। यूनानी दार्शनिक देकार्त भी गए साहब।
यूनानी दार्शनिक डेकार्ते के बाद अब सुनिएगा, आगे चलते हैं अपन। तो आगे क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। यूनानी दार्शनिक जो डेकार्ते हुए, डेकार्ते के बाद 1596 ईस्वी में जन्म हुआ एक साइकोलॉजिस्ट का, और 1650 ईस्वी में हुआ उनका देहांत। क्या नाम था, कौन बताएगा? उनका नाम था पोम्पोनोजी। कौन सा? पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी थे, पोम्पोनोजी। आगे चलते हैं। अब जो पोम्पोनोजी थे वो इटली के वैज्ञानिक, इटली के दार्शनिक थे। ये कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के। क्योंकि अभी तक इनको दार्शनिक क्यों कह रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट नहीं बने अभी, ये दार्शनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं है। अभी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से जुड़कर चल रहा हुआ विषय है, इसलिए ये सभी दार्शनिक है। अब इटली के दार्शनिक इसके बाद में आए पोम्पोनोजी साहब। देखो आप 1650 ईस्वी तक आ गए, इसलिए इसको कौन सी सदी में ले लिया इन्होंने? 17वीं सदी में। तो 17वीं सदी में आए थे कौन? पोम्पोनोजी साहब। 17वीं सदी में पोम्पोनोजी साहब आए जो कि इटली के दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा वात्मा का विज्ञान नहीं है। तो भाई इससे पूछे किसका है? तो उन्होंने कहा मनोविज्ञान तो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। अब ये बात होने लगी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान दे दिया किसने? पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बता दिया। कब? 1596 1650। तो 1650 के लगभग बताया, इसलिए 17वीं सदी का आ गया है। ठीक है, तो ये इटली के थे, इन्होंने मन व मस्तिष्क का विज्ञान बता दिया। अब चिंता ये होने लगी कि ठीक है भाई, कि हमने मान लिया मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया, और जब इन्होंने मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया तो इनका जो समर्थन किया वो हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, टिचनर, वुंट आदि दार्शनिकों ने इनका क्या किया? सहयोग किया कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मनोविज्ञान आत्मा वात्मा का अध्ययन नहीं है। मनोविज्ञान किसका है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। चलिए यहाँ तक ठीक है, मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया गया। अब इसके बाद में एक बात है, 19वीं सदी में चलते हैं धीरे धीरे। 17वीं सदी से अब 19वीं सदी में आते हैं। तो 19वीं सदी में जैसे ही आए, ध्यान देना ध्यान से, 19वीं सदी में जैसे ही आए, अब 19वीं सदी में एक घटना घटित होती है बहुत बड़ी, जहाँ से मनोविज्ञान अब स्वतंत्र विषय बनेगा। देखिए किस प्रकार से मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बन रहा है। अभी तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था, अब मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बनेगा। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम हो रहा था। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिंग में है। कहाँ पर है? लिप्जिंग। कौन सा स्थान है? लिप्जिंग। यहाँ पर फंक्शन चल रहा था भाई कोई। उस फंक्शन में कौन कौन बुलाया सुनिएगा। उन फंक्शन में एक तो बुलाए गए थे विलियम जेम्स, एक बुलाए गए थे विलियम मैकडूगल। दोनों ही विलियम थे भाई, ठीक है। और विलियम जेम्स और विलियम मैकडूगल दो बुलाए गए थे। एक स्टूडेंट था वो आया, जैसे ही उसने विलियम मैकडूगल को देखा, ध्यान से सुना, तो उसने विलियम मैकडूगल के चरण स्पर्श किए। किसके? विलियम मैकडूगल के। जबकि विलियम जेम्स को उन्होंने नमस्कार की और ये चला गया। विलियम जेम्स को बड़ा क्रोध आया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विलियम मैकडूगल दर्शन शास्त्र से थे और विलियम जेम्स मनोविज्ञान की सर्च में लग रहे थे, मनोवैज्ञानिक से। अब जब इस स्टूडेंट को दोबारा बुलाया गया और विलियम जेम्स ने पूछा कि भाई जब हम दोनों एक ही दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान अभी जुड़े हुए हैं और एक ही चीज़ में रिसर्च और एक ही चीज़ के हैं, और आप विलियम इनको तो चरण स्पर्श कर रहे हो जबकि मुझे नमस्कार कर रहे हो। तो इस स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसी बात है कि विलियम मैकडूगल जो है वो दर्शन शास्त्र से हैं और आप जो हो वो मनोविज्ञान से हो, और दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र है तो मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र नहीं होगा तो मनोविज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए
तुम इनके साथ में लगेटा टाइप हो। तो इस पर विलियम जेम्स को बड़ा गुस्सा आया और क्रोधित होने लगे और इतना ज़्यादा मन में ठान लिया कि अब तो मनोविज्ञान को मुझे स्वतंत्र अलग विषय बनाना है। ये बात है 1852 ईस्वी की। 1852 ईस्वी में ये घटना घटित हुई। इस विलियम जेम्स नामक बंदे ने 18 वर्षों तक अथक प्रयास किया और 18 वर्षों तक अथक प्रयास करने के बाद में 18 वर्षों तक अथक प्रयास करने के बाद में इस विलियम जेम्स ने ये कहा कि अब मैं मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाऊंगा। तो 18 वर्षों बाद 1870 ईस्वी में इन्होंने कहा कि आ जाओ सब साइकोलॉजिस्टों और सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अर्थात मनोविज्ञान को सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन, इसके बाद में आत्मा का, इसके बाद में मन व मस्तिष्क का, किसी का भी अध्ययन नहीं है। और अगर मैं गलत साबित कर रहा हूँ, मन व मस्तिष्क का विज्ञान अगर मनोविज्ञान है तो आप ये बताओ कि मन कितने होते हैं, मस्तिष्क कितने होते हैं और मन व मस्तिष्क में से कौन से मन का इस मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न विलियम जेम्स ने किए। जब भाई दर्शन शास्त्री जितने बैठे थे उन पर इसका जवाब नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के मन व मस्तिष्क का अध्ययन नहीं किया जाता है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है। किसने बताया? विलियम जेम्स ने। इसलिए प्रश्न अगर आए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। कब बना? 1870 ईस्वी में। और मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? 1870 ईस्वी में। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान बताते हुए इन्होंने आगे कहा कि जीवन ही चेतना है और चेतना ही जीवन है। इस सिद्धांत को देते हुए विलियम जेम्स ने ये कहा। उसी समय एक घटना घटित और हुई, तो इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया। उसी समय एक साइकोलॉजिस्ट और हुई जिनका नाम था विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 की बात है, 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने इसी विश्वविद्यालय में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, जो कि लिपजिंग में था, 1879 में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। कौन ने? विलियम वुंट ने। इसलिए विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा? कि विलियम वुंट जो थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय में लिपजिंग नामक स्थान पर जो विश्वविद्यालय है, इसमें इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब भैया ये तो बीच में एक बात आ गई प्रायोगिक मनोविज्ञान की, वरना बात ही चल रही थी कि इन्होंने चेतना का विज्ञान बता दिया। किसने? विलियम जेम्स साहब ने। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय घोषित कर दिया और 1870 ईस्वी में ऐसा इन्होंने किया। जब इन्होंने चेतना का विज्ञान बताया उसी समय, अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब ये विलियम जेम्स साहब, विलियम जेम्स, इन्होंने इसको किसका विज्ञान बता दिया? चेतना का। किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर दिया विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने जैसे ही इसको परिभाषित किया तो ये ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं चला, क्योंकि कितने में दिया था? 1870 में तो ये दिया ही था। 1900 ईस्वी में एक साइकोलॉजिस्ट आई, उनका नाम था विलियम मैकडूगल। क्या नाम था? विलियम मैकडूगल। और इन विलियम मैकडूगल ने कहा कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं हो सकता, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान संभव नहीं है। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी थी किसने? विलियम मैकडूगल साहब ने।
1900 ईस्वी में 30 वर्षों तक चेतना का विज्ञान का अभिप्राय रहा मनोविज्ञान है मात्र, क्योंकि 1870 से 30 वर्षों तक 19 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने यह कहा कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं हो सकता। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा कि चेतना एक बुरा शब्द है और चेतना जैसा बुरा शब्द मनोविज्ञान जैसी पवित्र विषय में होना संभव नहीं। इन्होंने ये कारण दिया। उसी समय 1900 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सिगमंड फ्रॉड। और सिगमंड फ्रॉड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया उसी समय। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसका? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देते हुए सिगमंड फ्रॉड साहब ने कहा, क्या कहा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देते हुए? सुनिएगा ध्यान से। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देते हुए सिगमंड फ्रॉड ने कहा कि चेतना का विज्ञान आपने कैसे बता दिया? अगर ये चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है तो आप मुझको ये बताइए कि कौन सी चेतना का अध्ययन आप मनोविज्ञान में करवाते हैं? 3 चेतना होती हैं, एक तो चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। 3 चेतनाओं का वर्णन करती हुई मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है और बर्फ के टुकड़े का 10% भाग पानी के ऊपर रहता है और 90% भाग पानी के नीचे रहता है, और इस बर्फ के टुकड़े से समझाते हुए कहा कि चेतना तो 3 प्रकार की है मित्र, एक तो चेतन और एक अचेतन और एक अर्धचेतन। ये कह रहे हैं अर्धचेतन। और इन्होंने कहा बताओ आप चेतन का अध्ययन करते हो कि अचेतन का अध्ययन करवाते हो कि अर्धचेतन का अध्ययन करवाते हो? जबकि बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए कहा जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा जब पानी में तैरता है तो उसका 10% भाग दिखाई देता है, तो चेतना में चेतन का जो भाग होता है वो 10% होता है। और आप चेतना का विज्ञान बता रहे हो तो केवल 10% का ही अध्ययन करवा रहे हो क्या मनोविज्ञान में? तो फिर 90% कहाँ गए? 90% लॉस क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा और अचेतन और अर्धचेतन जिस प्रकार से बर्फ का 90% भाग पानी में डूबा रहता है, उसी प्रकार से अचेतन और इसका 90% भाग अचेतन और अर्धचेतन का होता है। जबकि मनोविज्ञान में अगर आप पूछा जाए कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया, फिर उससे पहले तो अचेतन और अर्धचेतन का अध्ययन मनोविज्ञान में क्या किया। इसके बाद में जो सिगमंड फ्रॉड थे, उन सिगमंड फ्रॉड के कार्यों को, सिगमंड फ्रॉड का एक शिष्य था जुंग और इनकी पुत्री थी अन्ना फ्रॉड। इन्होंने इनके कार्यों को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित किया। सिगमंड फ्रॉड के शिष्य थे जुंग और सिगमंड फ्रॉड की पुत्री थी अन्ना फ्रॉड। इन्होंने जो इनके कार्य थे मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत वगैरह, इससे इसको स्पष्ट किया। अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने 1900 ईस्वी में विलियम जेम्स को गलत साबित कर दिया, विलियम मैकडूगल और सिगमंड फ्रॉड ने। ठीक है भाई, गलत साबित कर दिया तो फिर ये चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान नहीं रहा। और चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान नहीं रहने के कारण, ध्यान देना मेरी बात, चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान नहीं रहा। अब मनोविज्ञान किसी प्रकार का विज्ञान नहीं है। अब मनोविज्ञान में किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है, मनोविज्ञान अधूरा है। तो फिर जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सबको फ़ोन की कि मनोविज्ञान की कोई ना कोई तो आधारशिला रखो, कोई ना कोई तो डेफिनेशन दो कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है भाई, कोई ना कोई तो आधारशिला रखो इसकी। तो फिर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और उस प्रोग्राम में बहुत साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए और सभी साइकोलॉजिस्ट जैसे विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, विलियम मैकडूगल है, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, पोम्पोनोजी हैं, और सभी बुलाए गए। और उसमें जीवी वॉटसन साहब भी बुलाए गए। सभी बुलाने के बाद में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में सबसे पहले उसमें ये निर्णय लिया गया कि जिस साइकोलॉजिस्ट की जितनी एज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिया जाएगा। अर्थात जिसकी ज़्यादा एज है उसको पहले बोलने का नंबर दिया जाएगा साइकोलॉजी नामक विषय में, और जिसकी कम एज है उसको बाद में साइकोलॉजी नामक विषय में बोलने का नंबर दिया जाएगा। और भाई सब साइंटिस्टों की ज़्यादा एज थी, छोटे से साइंटिस्ट थे जीवी वॉटसन साहब। जीवी वॉटसन साहब, बात है 1920 की, 20 वर्षों तक तो वैसे ही डला रहा मनोविज्ञान। 20 वर्षों 1920 ईस्वी की बात है। इसमें जीवी वॉटसन साहब जो थे वो आए और जीवी वॉटसन साहब क्योंकि उम्र में सबसे छोटे थे तो इनको लास्ट में बोलने का अवसर दिया गया। जब ये स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जैसे ही ये शब्द सुना
व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। हम हमारे चारों ओर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार से बच्चों को परिपक्वता देते हैं। तो व्यवहार का जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया, तो उस व्यवहार के शब्द का इस्तेमाल करते ही इसमें क्या है कि सब जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे खड़े हो गए और ताली बजाने लगे, क्या बात है। तो जी.बी. वॉटसन साहब ने मनोविज्ञान को एक नया आधार दिया, और उस नए आधार में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया किसने, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, जी.बी. वॉटसन साहब ने। जी.बी. वॉटसन साहब ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, और व्यवहार का विज्ञान बताते ही सभी साइकोलॉजिस्ट ने इनके तालियां बजाई, स्वागत किया। इतने कम उम्र में जी.बी. वॉटसन साहब ने मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। चूंकि ये 1920 ईस्वी में काम हुआ, क्योंकि कौन सी सदी चल रही थी, 20वीं सदी। उसी टाइम से जी.बी. वॉटसन साहब को 20वीं सदी का चमकता सितारा भी कहा जाता है। तो कौन से साइकोलॉजिस्ट को 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा गया, जी.बी. वॉटसन साहब को। क्यों कहा गया, क्योंकि जी.बी. वॉटसन साहब ने 1920 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक नया विज्ञान, नया आधार दिया, जो कि व्यवहार का था। अब 20वीं सदी का चमकता सितारा इनको कह दिया, कौन से साइकोलॉजिस्ट को, जी.बी. वॉटसन साहब को। और इसके अतिरिक्त जी.बी. वॉटसन साहब ने एक बात और कही उसी स्टेज पर, कि तुम मुझे एक बालक दो, तुम मुझे एक बालक दो, और उस बालक को मैं तुम कहो तो चोर बना दूं, तुम कहो तो डाकू बना दूं, तुम कहो तो साइंटिस्ट बना दूं, तुम कहो तो डॉक्टर बना दूं, तुम कहो तो शिक्षक बना दूं, तुम कहो जो बना दूं। इन्होंने व्यवहार को इतना मजबूत पक्ष बताते हुए कहा कि व्यवहार से, जिस प्रकार से हम बच्चे को हमारे पास रखते हैं, उस बच्चे को हम चाहें जो बना सकते हैं, हम चाहें जो गुण दे सकते हैं उस बच्चे में। तो इन्होंने एक लाइन और कही कि एक आप मुझे एक बच्चा दो, और उस बच्चे को तुम कहो तो मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ, आतंकवादी बना सकता हूँ, साइंटिस्ट बना सकता हूँ, हाँ डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ। कि किसने कहा, जी.बी. वॉटसन साहब ने। तालियों की गड़गड़ाहट उड़ने लगी जी.बी. वॉटसन साहब ने जब इतनी बात कही। तो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उस बालक को डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, चोर, डाकू, साइंटिस्ट कुछ ही बना सकता हूँ। कि किसने कहा, जी.बी. वॉटसन। 20वीं सदी का चमकता सितारा कौन है, जी.बी. वॉटसन। व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, जी.बी. वॉटसन। जब ये सब बताया, तो इस सब को देखते हुए वुडवर्थ ने अपनी अर्थ यात्रा परिभाषा दी, वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा। और वुडवर्थ ने अपनी अर्थ यात्रा परिभाषा देते हुए कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, आत्मा के त्याग के बाद में उसने मन व मस्तिष्क का त्याग किया, और मन व मस्तिष्क के बाद में चेतना का त्याग किया, और चेतना के बाद में उसने किसको अपनाया, व्यवहार को अपनाया। ये वुडवर्थ की क्या थी, अर्थ यात्रा परिभाषा। प्रश्न आता है, वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा निम्न में से कौन सी है या नहीं है। अगर प्रश्न आता है तो सरल, नहीं है तो वो कठिन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा देते हुए वुडवर्थ ने क्या कहा कि आप मुझे, क्या कह रहे हैं, आप मुझे वुडवर्थ ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, आत्मा के त्याग के बाद में मन और मस्तिष्क का त्याग किया, इसके बाद में चेतना का त्याग किया, और चेतना का त्याग करने के बाद में इसने किसका त्याग किया, इसने जो चेतना का त्याग करने के बाद इसने व्यवहार को अपनाया। ये वुडवर्थ की क्या थी, अर्थ यात्रा परिभाषा। इसके बाद में मनोविज्ञान के बारे में विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषा रखी, जैसे कि वुडवर्थ ने रखी कि मनोविज्ञान व्यवहार में सामाजिक विज्ञान का विज्ञान बताया। किसने, वुडवर्थ ने। जी.बी. वॉटसन साहब ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का एवं पर्यावरण में होने वाली घटनाओं का क्या है, विज्ञान है। तो इस प्रकार से विभिन्न पक्षों में इसके पक्ष रखे। मनोविज्ञान किस प्रकार का हो सकता है, मनोविज्ञान नियामक हो सकता है, मनोविज्ञान विधायक हो सकता है, मनोविज्ञान आदर्शात्मक नहीं हो सकता। इस प्रकार से बताया कि मनोविज्ञान की आज हमने जो चर्चा की है वो की है मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति व परिचय। आज हमने जो पढ़ा है उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, उचित लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि निश्चित रूप से पूरा सिलेबस इसी प्रकार से हम रीड लेवल 2 साइंस मैथ का कराने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
सब्सक्राइब करने के बाद वैसे मैथमेटिक्स की भी बहुत वीडियो पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स के लगभग वीडियो हैं, रीजनिंग भी इसमें पढ़ाई हुई पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएंगे, संविधान से संबंधित वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और अब जो रीट का चल रहा है पाठ्यक्रम, आज हमारा टॉपिक एक पढ़ा लिया हमने मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, परिचय। कल दूसरा चैप्टर जो हमारा चलेगा आप पढ़ के आना, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा चलेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ये कल हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या है कि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज हमने कैसा पढ़ा है इसको कमेंट करके जरूर बताना। जो भी बच्चे जितने भी देखें, हमें मतलब नहीं कितने ज़्यादा देखें, जो देखेंगे आप शेयर कर दोगे अपने भाई बहनों को, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी एक, क्योंकि यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा कैमरा की भी कमी है, यहाँ पर तुम्हारी संसाधन की भी कमी है, जिस प्रकार से क्लासेज और संसाधन होते हैं उस प्रकार से यहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको पढ़ाने की बेहतरीन कोशिश की है। आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट में हमको बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।